मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी झा सर को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी, एंड डॉक्टर रुचिका को और पूरे मेरी परिवार को ने मुझे आमंत्रित किया है। थैंक यू इस अवेयरनेस प्रोग्राम के। और हम सब लोगों ने पार्किंसंस डिजीज के मरीजों के बारे में, क्या होता है, क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया। दवाइयों के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया। थोड़ा हम लोगों ने ये भी देखा कि रिहेबिलिटेशन का क्या रोल है, म्यूजिक, एवरीथिंग हमने अभी सब डिस्कस कर लिया। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि डिजीज तो प्रेवलेंट है, एज के साथ बढ़ेगी भी, नंबर्स भी हमारे बढ़ेंगे जैसे जैसे हमारी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो एजिंग बढ़ेगी, पार्किंसन डिजीज होने के चांसेस बढ़ेंगे और नंबर्स बढ़ेंगे। ये नंबर्स जो है वो इंडिया के हैं, जो इंडियन स्टडीज हुई हैं 2016 से और 2021 तक की। उसके अंदर ये देखा गया है कि लगभग 76 से 309 मरीज पर 100,000, यानी 1 लाख लोगों में इतने मरीजों को एक टाइम पे पार्किंसन डिजीज रहता है। और रूरल एरियाज में ज्यादा देखा गया है। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक चीज हम कई बार, मैं एज अ डॉक्टर मैं खुद भी ये एडमिट करना चाहूंगी कि हम एक चीज कई बार भूल जाते हैं, जो मेन स्तंभ है हमारा परिवार, जो जो हमारा जो हमारा कल्चर है इंडिया का, कि हम एक फैमिली में रहते हैं। और जो मेन स्तंभ है एक पेशेंट का, कभी भी किसी फैमिली में एक पेशेंट होता है तो उसके पीछे केयर गिवर्स होते हैं। केयर गिवर्स वो लोग होते हैं जो अपने मरीज को सपोर्ट करते हैं। ज्यादातर पार्किंसन डिजीज को देखा होगा आपने, कभी हमें बहुत एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ही रीजंस होते हैं। एक तो क्लिनिकली डायग्नोज ओपीडी के अंदर ही हो जाता है, कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, और उनके सिम्टम्स ऐसे नहीं होते कि हमें यूजुअली एडमिट करने की जरूरत पड़े। बहुत कुछ कंसर्न्स होते हैं जब हम एडमिट करते हैं, तो हॉस्पिटल और हॉस्पिटल का जो केयर है वो बहुत कम रोल प्ले करता है। और जो हमारे मरीज के रिश्तेदार हैं, उनके साथ में उनके स्पाउस हैं, बच्चे हैं, उनका रोल काफी ज्यादा हो जाता है इस बीमारी में। तो कभी हमें डायग्नोस्टिक कंसर्न रहता है तब हम एडमिट कर लेते हैं कि हमें कंफ्यूजन है कि ये मरीज पार्किंसन का है या नहीं है, तब हम एडमिट कर लेते हैं। या कभी जो मरीज दवाइयां ले रहे हैं उनको कुछ मोटर कॉम्प्लिकेशन आ गए, मतलब दवाइयां ली हैं उन्होंने, कुछ साइड इफेक्ट आ गए, तब हमने एडमिट कर लिया कि हम थोड़ी दवाइयों को एडजस्ट करें और मरीज को एक नॉर्मल लेवल पे आए ताकि अपनी वो फंक्शनिंग फिर से कर पाए। कई बार हम ड्रग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए एडमिट करते हैं। और कई बार अगर कुछ नया इन्फेक्शन हो गया, कोई और डायबिटीज हो गई, डायबिटीज के लेवल, शुगर के लेवल हाई हो गए, हाइपरटेंशन हो गया, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई, या कोई भी इलनेस, जैसे कोविड था, कोविड आया तो कोविड की वजह से एडमिट कर लिया, या कोई भी रिसेंट प्रॉब्लम, क्योंकि वो एल्डरली पॉपुलेशन होता है, वो वल्नरेबल है किसी भी डिजीज के लिए। तो ये कंडीशंस हैं जिसमें हम एडमिट करते हैं, जिसमें डॉक्टर नर्सिंग वो केयर करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो केयर गिवर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। ये होते कौन है? ये लोग हमारे घर के अंदर, जो हस्बैंड है, वाइफ है, बेटी है, बेटा है, उसके बच्चे हैं, या कोई हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, या कोई हमारा नेबर है। कई बार ऐसा भी होता है कोई नेबर ही लेके आता है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिसका कोई भी नहीं है, उसका एक पड़ोसी लेके आता है कि बहुत दिनों से इनको ये प्रॉब्लम है और ये चल ही नहीं रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, अब चलते ही नहीं है। वो कई बार केयर गिवर बन जाता है। और इनका रोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होते हैं हमारे लिए। कई बार हम उनसे पूछते भी नहीं, उनके बारे में तो पूछते ही नहीं है, ज्यादातर हमारा ध्यान मरीज पे ही रहता है। तो ये रोल, एक तो मरीज की केयर करते हैं, उनकी मेडिकेशन का ध्यान देते हैं, उनके सारे सिम्टम्स को, डॉक्टर हर सिम्टम को मैनेज नहीं करता। पार्किंसंस के मरीज ऐसे होते हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ वो ऐसा अनुभव करते हैं जो बाकी मरीजों से अलग होता है। हर दिन उनकी कोई ना कोई कंप्लेन होती है। एक तो वो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दूसरा उनकी एज इतनी वल्नरेबल होती है, उन्हें डर रहता है, फियर रहता है, उन्हें आगे क्या होगा इसका डर रहता है। उन सारे सिम्टम्स को जो होता है, जो केयर गिवर होते हैं वो दिन रात सुनते हैं, मैनेज करते हैं। हम लोग भी अपने घरों में रहते हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग अपने जो एल्डरली पेरेंट्स हैं उनकी बातें कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है, हम उनको सुनते हैं, कुछ चीजों को मैनेज करते हैं, कुछ को सप्रेस करते हैं, कुछ को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा काम केयर गिवर्स करते हैं। उनको हैंड्स ऑन केयर देते हैं, यानी उनको चलाने में, उनको खाना खिलाने में, उनको ड्रेस करने में, उनको हाइजीन मेंटेन करने में, वो सारा काम एक केयर गिवर करता है। और ये बहुत बड़ा काम है जो वो कर रहा होता है हर दिन, जिसको हम कई बार एक्नॉलेज नहीं करते हैं, और वो हमें करना चाहिए मेरे ख्याल से। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एज अ डॉक्टर, वो हमारे लिए कम्युनिकेशन करते हैं पेशेंट के बीच में, और क्लिनिशियन के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। वो पेशेंट की सारी कंप्लेंट बताते हैं, और बहुत अच्छे से बताते हैं। कई बार पेशेंट आपका अच्छा नहीं बोल पा रहा होता है, वो कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं, इनको ये प्रॉब्लम है। वो मेडिकेशन से बहुत एडहेरेंट रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पेशेंट दवा नहीं खा रहा, आप तुरंत उसको बता देते हो कि देखिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और वो इतने पर्टिनेंट होते हैं, उस चीज का ध्यान रखते हैं, एडहेयर करते हैं। डिवाइस आपने कुछ एडवाइस की है, डिवाइस पेशेंट नहीं कर पाएगा, वो इस चीज का ध्यान देते हैं अटेंडेंट कि हमें कैसे इसको करना है।
कई बार वो बहुत ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, कई बार वो आपको बताते हैं ये जो कह रहे हैं ये नहीं है जो आप समझ रही हैं, शायद ये कहना चाहते हैं, और आपकी तुरंत ही आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि यस इन्होंने ये इनपुट दिया, और हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने ट्रीटमेंट रेजिम में और अपने प्लान्स में। वो सारी बातों को मानते हैं, रीइंफोर्स करते हैं एवरी डे कि हम अपने पेशेंट की एक्सरसाइज करें, डिस्पाइट वो हमसे ये कहते हैं आके कि ये तो बहुत गुस्सा करते हैं मेरे फादर, और जब भी मैं एक्सरसाइज के लिए कहता हूँ वो गुस्सा करके मुझे कर देते हैं, उसके बावजूद भी वो कोशिश करते हैं उनको मोटिवेट करने की कि आपको एक्सरसाइज करना है, आपको चलना है, आपको दवाइयाँ खानी है, ये सारा काम वो पीछे से कर रहे होते हैं जो हमें पता नहीं होता है। बहुत रिलायबल होते हैं, पेशेंट तो बताते ही हैं बट उन पे ट्रस्ट करना हमारा बनता है, और हम उनको ट्रस्ट करते हैं, दे आर मोर रिलायबल, और हमारे लिए वो आईज और ईयर्स की तरह हैं। तो हम इन सारे केयर गिवर्स को, जो जितने यहाँ आए हैं पेशेंट्स को, तो मेरा नमस्कार है ही, और आप लोग अपना टाइम यहाँ पे आपने दिया है, इतना टाइम, उसके लिए भी थैंक यू। और मैं सारे केयर गिवर्स को जो भी यहाँ अपने पेशेंट की सपोर्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, उन सबको हम लोग एक्नॉलेज करते हैं। आप लोग अपने पेशेंट्स की बहुत केयर करते हैं, हमारे पास लेके आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, घर पे कितनी सारी प्रॉब्लम आप लोगों को रहती है, आप उन सब के बावजूद भी अपने पेशेंट का ख्याल रखते हैं, इसके लिए थैंक यू एवरीवन। हम सिर्फ मैं 7 बातें आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपको अपना ध्यान कैसे देना है। सिर्फ ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ आप केयर ही कर रहे हैं, आपको भी केयर चाहिए। बहुत सारे ऐसे होंगे जो सेम ग्रुप के होंगे, वाइफ होगी, हस्बैंड होगा, तो वो भी सेम ही ग्रुप का है, वो भी 60 का होगा, 65 का होगा, उसको भी केयर चाहिए, उसको भी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसको भी नींद पूरी होनी चाहिए। तो 7 चीजें हैं जो आपको थोड़ी बहुत सबको बता दूंगी, छोटा छोटा, जो आपको ध्यान दे तो शायद इस जो आपकी जर्नी है थोड़ा इजी हो जाए, और इसी चीज को बार बार रिवाइज करना है। हम सब लोग जो किसी की केयर कर रहे होते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार दुखी हो जाते हैं, कई बार इतना हो जाता है कि हमें लगता है कि सब बेकार है, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं केयर गिवर्स में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें देखना है। तो लर्निंग अबाउट पार्किंसन, आप सबको थोड़ा थोड़ा जानना है कि पार्किंसन होता क्या है। हम सारे डिजीजेस के लिए नहीं कहते, हम कभी पेशेंट को ये नहीं कहते कि गूगल करो अपने डिजीज के बारे में, हम हमेशा मना करते हैं डोंट गूगल योर डिजीज। लेकिन पार्किंसन के लिए हम कहते हैं उसके अटेंडेंट को आप जानो थोड़ा सा डिजीज, क्योंकि पार्किंसन में बहुत सारे सिम्टम आएंगे, बहुत सारे आएंगे। मोटर आएगा, धीमापन, ये तो बहुत मोटा मोटा है, उनको बहुत सारे नॉन मोटर आएंगे। वो कहेगा मेरे हाथ बड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ छोटे हो रहे हैं, जो किसी को नहीं दिख रहा। वो कहेगा कि चीजें अजीब सी दिख रही हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या दिख रहा है जो किसी को नहीं दिख रहा। वो दुखी होगा, वो एंशियस होगा, वो रेस्टलेस होगा, कभी वो भाग रहा होगा, कभी वो रुक जाएगा, कभी बैठा है आपको लगेगा अरे दवा तो खाई थी, चल क्यों नहीं रहे हो। तो उसके सिम्टम्स बहुत वेरीड होंगे, थोड़ा जानिए इस पेशेंट ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट कर सकता है, इसके ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा जानिए। अपना टाइम मैनेज करिए, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी खुद की फैमिली होगी, उनके बच्चे होंगे, स्कूल भी छोड़ेंगे, उनको पढ़ाएंगे भी, अपने फादर या मदर की केयर भी करेंगे, मदर से खाना भी बनाएंगी, उनकी केयर भी करेंगी, घर के सारे काम भी करेंगी। एक डायरी बनाएंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे, हमें इतना टाइम इनको देना है, मेडिकेशन के लिए इतना देना है, अपने लिए ब्रेक बनाएंगे, ब्रेक टाइम रखेंगे, अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करेंगे। उस बीच भी टाइम नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता, हम लोगों को भी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता, अगर टाइम पूछे तो किसी के पास भी नहीं है, बट हम अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करेंगे। अगर हमें गाना गाना अच्छा लगता है, थोड़ी देर हम तेज म्यूजिक चला के डांस ही कर लेंगे, कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, मैं खुश हो जाऊंगी 5 मिनट में अगर मैं डांस कर लेती। अपने लिए टाइम निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर इंपॉर्टेंट है, अगर आपको भी कोमॉर्बिड इलनेस है आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी दवाइयां लेनी पड़ेंगी। रेस्पाइट, रेस्पाइट हम लोग कहते हैं थोड़ा सा हॉलीडे देना अपने काम को। आप बहुत तन्मयता से अपना काम कर रहे हैं, गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, कभी भी गिल्ट मत फील करिए कि मैंने आज अपने फादर को डांट दिया क्योंकि वो कुछ एग्रेसिव हो रहे थे और मैंने उनको पकड़ के बिठा दिया। डोंट फील गिल्ट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि गिल्ट तो कभी आना ही नहीं चाहिए। एक रेस्पाइट चाहिए, आपको दूसरे केयर गिवर को लाना पड़ेगा पिक्चर में, यानी घर के अंदर अगर बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा हॉलीडे लीजिए, थोड़ा काम उनको दीजिए, कोई अच्छा दोस्त है, थोड़ा काम उनको दीजिए। ये हो गया इन होम रेस्पाइट जिसको हम कहते हैं। कई बार आउट होम रेस्पाइट है, इंडिया में उत्तर प्रदेश में खासकर आउट होम रेस्पाइट बहुत अच्छा नहीं है। कई बार आप हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं बट केयर फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, बट बहुत सारे फाउंडेशन हैं जो इस पे काम करते हैं, जैसे ओल्ड एज होम कह देते हैं हम, या कुछ और सेंटर्स हैं जो डे केयर, जैसे हम लोग अपने बच्चों को डालते हैं डे केयर में, कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमने बच्चों को डे केयर में डाल दिया, वहां पे उनकी केयर हो रही है और फिर हम शाम को ले आए। तो इस तरह की अभी
आनी है, आएगी भी, कोशिश भी कर रहे हैं सब कि हम एक फाउंडेशन बनाएं पार्किंसन डिजीज के पेशेंट के लिए, उनके केयर गिवर्स के लिए। वो आउटसाइड होम रेस्पाइट होगा, उसके लिमिटेड चीजें हैं, बट ओवर टाइम ये आएंगी। तो फिलहाल तो हमारी फैमिलीज इतनी अच्छी हैं कि हम इन होम रेस्पाइट को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं, आपस में अच्छी तरह से बात करके उसको बना सकते हैं। अपना सपोर्ट टीम बनाइए, फ्रेंड्स के साथ, घर में जितने भाई बहन हैं उनके साथ, बच्चों के साथ, थोड़ा थोड़ा केयर सारे लोग करें। अपने रिलेशनशिप को खराब मत करिए अपने वर्ड से। आपका हस्बैंड है, वाइफ है, अगर वो डिजीज हो गया है, हमारी सोसाइटी में ज्यादातर वाइफ्स तो यूजुअली बहुत अच्छा केयर करती हैं। ये मतलब ऐसा ना लीजिएगा कि मैं हस्बैंड्स को गलत कह रही हूँ, बट वाइफ्स यूजुअली केयर गिवर की तरह काम करती हैं और काफी हद तक वो सपोर्ट करती हैं। वो कभी अपने हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ती हैं, आमतौर पे ऐसा रहता है। मैंने बहुत सारे ऐसे हस्बैंड भी देखे हैं पार्किंसन के साथ, जो आते हैं बहुत केयर करते हैं अपने। तो ये जो रिलेशन है ना, उसको मेंटेन रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड को कुछ इलनेस हो गई है, या बेटा या फादर है या मदर या डॉटर है, इसको कोई इलनेस हुई, तो रिलेशन वैसे ही रहना चाहिए और ग्रेस बना रहना चाहिए। उसकी वजह से कोई अंदर से वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये डिजीज है, ये किसी को भी हो सकती है और कहीं भी, मतलब कोई भी बाढ़ नहीं है इसके लिए। तो मेक दैट रिलेशनशिप इन अ गुड एस्पेक्ट। सारे मेडिकल फाइनेंशियल जो आपकी चीजें हैं उसको दोबारा दोबारा रिव्यू करते रहिए, हम कहाँ दिखा रहे हैं, हम कितना कॉस्ट उस पर लगा रहे हैं, क्योंकि आप सारा कुछ तो उस पर नहीं लगा सकते। ऑब्वियसली आपको बाकी फाइनेंसेस भी मैनेज करने हैं, ये तो आपको ही करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कोई इसमें हेल्प नहीं कर सकता है ऑब्वियसली। हमारे पास कुछ एल्जाइमर्स डिजीज और उनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए सोसाइटीज हैं, फाउंडेशंस हैं जो हेल्प करती हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं। इसके लिए थोड़ा सा सोशल मीडिया और उस पर भी रहना पड़ेगा आपको। जैसे कि अब बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो अगर अब एज ए डॉक्टर तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बताते अपने पेशेंट्स को इन चीज़ों के बारे में, बट मे बी ये भी एक एरिया है जो एक्सप्लोर करने का है कि कहाँ हम इन पेशेंट्स को थोड़ा सा रेस्पाइट दे सकते हैं, या जहाँ हम रिसोर्स को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो दूसरे पार्किंसन डिजीज के मरीज हैं, उनके केयर गिवर्स के साथ मिल सकते हैं, उनके साथ एक टीम बना सकते हैं, एक्सरसाइज के सेशन रख सकते हैं, उनके केयर गिवर्स आपस में मिल सकते हैं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे फेल हो रहा हूँ, या मैं कहाँ पे अच्छा कर रहा हूँ। वो सारा मिलके एक अच्छा ग्रुप बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं कि हम अच्छा कर लेंगे। तो आखिरी बात आती है जो सातवीं है, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज जैसे मैंने पहले भी बताया कि जितना भी अवेलेबल हमारे पास मीडिया में है, अपना फ्रेंड है, ग्रुप है, उसके साथ जो भी रिसोर्सेज उनको फुल्ली यूटिलाइज करिए। और जो आप कर रहे हैं आज भी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, केयर गिवर बर्डन जो होता है स्ट्रेस के फॉर्म में, एंग्जाइटी के फॉर्म में, डिप्रेशन के फॉर्म में, वो डॉक्टर्स को एक्चुअली थोड़ा सा उसके बारे में जानना है, पूछना है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर आपको इस तरह का कोई सिम्टम आता है तो खुल के आइए कि मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, दुखी फील कर रहा हूँ, और अपने डॉक्टर को बताइए कि इनकी केयर करते करते मैं भी शायद कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, परेशानी हो रही है, बताइए। बर्नट आउट बहुत वैसी स्टेट होती है जिसमें आप बिल्कुल फटीग और एग्जॉस्टेड होते हैं। ये सारे टिप्स जो बताए हैं बर्नट आउट फेज को बचाने के लिए किया है कि आप बर्नट आउट फील मत करिए, अपने बर्डन्स को शेयर करिए। हम सब लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।